शुरुआती दृश्य में एक साहसी पत्रकार को दिखाया गया है जो युद्ध की सभी पिछली घटनाओं को याद करता है और अपनी डायरी में इन सभी घटनाओं का दस्तावेजीकरण करता है। वह गुमनाम रहना पसंद करती है, जिसके परिणामस्वरूप उसे गुमनाम के रूप में संबोधित किया जाता है क्योंकि वह दृश्य को याद करते हुए वर्ष की याद दिलाती है। 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों को दर्शाते हुए ये पता चलता है कि सोवियत संघ ने शहर पर कब्जा करने के लिए बर्लिन के 45 मीटर पूर्व से 3 मोर्चे खोल दिए। उस दिन एनोना ने अपने पति को चूमा, जो एक उच्च पदस्थ जर्मन है। नाजी पार्टी में सैनिक इस प्रस्थान के बाद वह हमेशा की तरह अपने उच्च वर्ग के दोस्तों के साथ घूमने जाती है। इस दौरान वह दुनिया की चल रही स्थिति के बारे में बात करती है और यह भी मानती है कि उनका देश युद्ध जीत जाएगा। समूह सोवियत के आक्रमण से बेखबर रहता है। जब तक एक बड़े विस्फोट से उनकी पार्टी बाधित नहीं हो जाती, तब तक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। हम नाजी जर्मनी की तबाही देखते हैं, जहां इस बमबारी के बीच हर जगह इमारतें नष्ट हो जाती हैं। अन्य नागरिकों के साथ एक एनिमा एक भूमिगत बंकर में आती है, जिसमें महिलाओं, बच्चों और कई लोगों का समूह रहता है। बुजुर्ग लोग एनोनिमा आश्रय में कुछ लोगों को पहचानती है। उनमें से अधिकांश अपने महान व्यवसायों को छोड़ने या युद्ध में भाग लेने वाले प्रियजनों को खोने से डरते हैं। वह एक महिला द्वारा इस्तेमाल किए गए रासायनिक हथियारों के संपर्क में आने के कारण दम घुटने का गंभीर दृश्य भी देखती है। जैसे ही वह बैठती है और ड्रिंक लेती है, वह अपने वर्तमान संघर्ष पर पीती है और वह अपने पति के लिए जो कुछ भी देखती है उसे लिखने का फैसला करती है। बाद में एक संक्षिप्त युद्ध विराम के दौरान सोवियत सैनिक जीवित जर्मनों की तलाश में सड़कों पर मार्च करते हैं। वे जर्मन सैनिकों को भी आने का आदेश देते हैं। बाहर निकले और खुद को आत्मसमर्पण कर दें। हालांकि नाजियों ने आसान हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने एक अंतिम लड़ाई का फैसला किया। उन्होंने इमारतों की ऊपरी मंजिलों और बालकनियों से गोलीबारी शुरू कर दी और कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराने में कामयाब रहे। इसके बावजूद अंततः सोवियत की भारी संख्या थी। इसके बाद मेजर आंद्रे रिबिन को अपने सुपीरियर से एक फ़ोन कॉल प्राप्त होता है, जिसमें उन्हें और उनकी बटालियन को रीचस्टोक की ओर आगे बढ़ने से रोकने का आदेश दिया जाता है। इस बीच सोवियत सैनिकों में से एक बनकर एनोनिमा में छिपे हुए नागरिकों का पता लगाता है जो इससे अधिक की यात्रा कर चुके हैं। 12 देश और कई भाषाओं को जानने वाला रूसी में बात करके सैनिकों का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं, क्योंकि कई युवतियों को उनके छिपने के स्थान से बाहर बुलाया जाता है। एक एनिमा बाहर निकलती है और सोवियत सेना से घिरी हुई पूरी सड़कों का गवाह बनती है, जो सभी जश्न मना रहे होते हैं। उनकी जीत के बाद सोवियत द्वारा महिलाओं से पूछताछ की जाती है और उन्हें चिढ़ाया जाता है, जिससे उन्हें असहजता महसूस होती है, जिसके परिणामस्वरूप एनोनिमा भूमिगत होकर वापस भाग जाती है और देखती है कि एक युवा सेलेस्टिया लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सही समय का इंतजार करने के बाद वह तुरंत लड़की को अपने पुराने पेंट हाउस की चाबियां सौंप देती है और उससे घटनास्थल से भागने का आग्रह करता है। इसके बाद अज्ञात व्यक्ति की मुलाकात एक अन्य सैनिक से होती है, जो एक जर्मन महिला को उसकी मदद करने के प्रयास में अपनी संतुष्टि के लिए एक परित्यक्त कमरे में ले जाता है। वह उनका पीछा करती है और कमरे तक ले जाती है, लेकिन जब वह उसे धोखा देने की कोशिश करती है तो महिला उसे फंसाकर भाग जाती है। सैनिक के साथ अकेले में उसे आसन्न हमले के बारे में पता होता है। वह भयभीत महसूस करती है, लेकिन अंधेरे कार्रवाई में शांत रहने का प्रबंधन करती है। वह सैनिक को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है और भागने से पहले उसे एक पिंजरे के पीछे बंद कर देती है। फिर वह मेजर आंद्रे के पास जाती है और दुर्व्यवहार को रोकने का अनुरोध करती है। वह ये दावा करते हुए उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है कि सैनिक कुछ भी करने के लिए स्वच्छ और स्वस्थ हैं। निराश होकर वह वापस बंकर में लौट आती है, लेकिन एक सैनिक उसे अंधेरे में खींच लेता है और अगले दृश्य में एक दयालु जर्मन विधवा एनोना को एक अपार्टमेंट में रहने की अनुमति देती है। बाद में अन्य जीवित नागरिकों के साथ बातचीत के दौरान दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं में से एक ने उल्लेख किया कि सोवियत सेना जल्द ही सभी जर्मनों को खत्म करने की योजना बना रही है। उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब सोवियत महिलाओं का अपहरण करने के लिए अपार्टमेंट में घुस जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सभी नागरिक मारे जाते हैं। एनोना को छोड़कर भागना शुरू कर देती है, जो सोचती है कि भागना व्यर्थ है। इसके बाद सोवियत सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और ठीक है, ये घटनाएं एक दैनिक अग्नि परीक्षा बन जाती हैं, जो महिलाओं को समय के साथ खुद को सैनिकों की खुशी के लिए समर्पित करने के लिए मजबूर करती है। एनोना खुद को सैनिकों की मांगों को सहन करने के लिए तैयार करती है। ऐसी कठिनाइयों के बावजूद खुद को और भी अधिक अपमानित करते हुए वह महिलाओं की आत्माओं को ऊपर उठाने की कोशिश करती है और उन्हें आश्वस्त करती है कि वे जीवित रहेंगी। हालांकि एक बिंदु पर एनोना को एक विशेष रूप से कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह बाबी नाम की एक अन्य महिला के साथ जाती है। मेजर आंद्रे को देखने के लिए और क्रूर हमले के बारे में शिकायत करने के लिए।
जवाब में मेजर ने उन्हें ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कैसे पिछली लड़ाइयों में जर्मन सैनिकों ने रूसियों के साथ बहुत बुरे काम किए थे। अस्वीकृति का सामना करने के बावजूद एनोनिमा ने हार नहीं मानी और लेफ्टिनेंट अनातोल के पास मदद मांगने के लिए गई। वह इस शर्त पर सहमत हुआ कि उसे आज दोपहर को उसकी सेवा करनी होगी। उसने ये सोचकर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि उसे कम से कम नीच सैनिकों से बचाया जा सकता है। उस दिन बाद में लगातार हमलों से अनातोल ने एनोना और कुछ जर्मन नागरिकों को एक अपार्टमेंट में अपने साथी सैनिकों के साथ पार्टी करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वे सभी आनंद ले रहे थे। अनातोल और एनोना पार्टी के बाद एक मजेदार बातचीत में शामिल हुए। जब एनोना को लेफ्टिनेंट की इच्छा पूरी करनी होती है तो वह बिस्तर पर लेट जाती है। अगले दिन वह अपने अपार्टमेंट में लौटती है और मेजर आंद्रे को देखती है जो उससे मिलने आया है। हालांकि वह उसे नजरअंदाज कर देती है क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए उसकी पिछली किसी भी शिकायत की परवाह नहीं थी। उसके पास वह सैनिकों में से एक को नहाने के लिए पानी और साबुन लाने का निर्देश देता है। एक रूसी चिकित्सक माशा मेजर एंड्रिया के कृत्य से क्रोधित है, जिसके परिणामस्वरूप वह व्यक्तिगत रूप से एनोना को नहाने का साबुन देती है और उस पर साबुन फेंककर अपना गुस्सा निकालती है। पैरों ने ये भी घोषणा की कि बलिन उनका है। बाद में मेजर ने सभी को छोड़ दिया और अकेले में एनोना से बात की और उससे अपेक्षा की कि वह अन्य लोगों की तरह ही संतुष्टि प्राप्त करेगा। वह एक कमरे में प्रवेश करती है और बिना एक शब्द कहे अपने कपड़े उतार देती है। जब वह उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान देखती है, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, इस पर बुरा लगता है और कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन सोवियत सैनिक अभी भी जर्मन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेजर को स्थिति पर खेद है, लेकिन उनकी टीम का सामना करने का साहस नहीं है। इस बीच एनोना अपने अनुभव लिखती रहती है। उसकी डायरी में उसके नोट में उसने एनाटोल को एक जिप्सी के रूप में वर्णित किया है जो अपनी इच्छानुसार आती और जाती है। कुछ दिनों बाद मेजर आंद्रे और उनके कुछ सैनिक विधवा महिला के अपार्टमेंट में कुछ स्वादिष्ट भोजन लेकर आते हैं। फिर वे जर्मन नागरिकों के साथ बैठते हैं और आनंद लेते हैं। उनकी बातचीत में ज्यादा समय नहीं लगा जब लेफ्टिनेंट एंड्रोपोव के नेतृत्व में सोवियत सैनिकों का एक और समूह अपार्टमेंट की इमारत में घुस गया और हंगामा सुनकर प्रत्येक कमरे में घुसने लगा। मेजर आंद्रे और अन्य ये पूछने के लिए बाहर निकले कि क्या हो रहा है, जिस पर एक सैनिक का दावा है कि उसने एक देखा हथियारबंद जर्मन सैनिक उनका खाना चुरा रहे हैं। उन्हें संदेह है कि चोर इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, लेकिन एनोना ने इससे इनकार किया है। वास्तव में ये पता चला है कि एक युवा जर्मन सैनिक पहले से ही उसी दिव्य लड़की के साथ पेंट हाउस में रह रहा है ताकि वह खाना निकाल सके। सच्चाई यह है कि सिपाही एक बुजुर्ग व्यक्ति को पीटना शुरू कर देता है, जिससे मेजर आंद्रे क्रोधित हो जाता है और फिर भीड़ के तितर बितर होने पर मेजर आंद्रे गुस्से में सिपाही को पीटता है, जिससे उसकी मौत लगभग हो जाती है। मेजर आंद्रे एनोना के साथ बेडरूम में जाता है और उसे कसकर गले लगाता है, जिससे पता चलता है कि वह बाद में उसे पसंद करने लगा है। प्रमुख पत्तियां एनोनिमा दिव्य लड़की को चेतावनी देने के लिए पेंटेंट में जाती है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि वह युवा जर्मन सैनिक को पाती है जिसने अपने साथियों के साथ साइबेरिया जाने के बजाय छुपे रहने का फैसला किया। वह ये पता लगाने में असमर्थ थी कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है। वह बस वहीं रहने का फैसला करके चली जाती है। अगले दिनों में मुठभेड़ एक रहस्य बन गई। मेजर आंद्रे अक्सर नागरिकों के अपार्टमेंट का दौरा करते हैं और कुछ अच्छा समय एक साथ बिताते हैं और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। समय के साथ वह एना के करीब आते जाते हैं और व्यक्तिगत विवरण साझा करते हैं, जैसे कि उनका बैंक खाता, पासपोर्ट, उनके सभी जुड़वा बच्चों के नाम और यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों के नाम भी। लेकिन उसे अनभिज्ञता देते हुए एनोना अनातोल के साथ गुप्त संभोग जारी रखती है। इससे उसे डर लगता है कि मेजर को एक दिन इस बारे में पता चल जाएगा और एक दिन वह उसे मार डालेगा। एनोनिमा लाने के बाद अपने अपार्टमेंट में लौट रही है कुछ पानी। इस दौरान उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त एल्क से होती है, जो शहर से बाहर गया हुआ है। दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत खुश होते हैं। एनोनिमा उसे अपार्टमेंट में लाती है और बाकी निवासियों से मिलवाती है। इसके बाद महिलाएं पूरा दिन साझा करने में बिताती हैं, विशेष रूप से रूसियों के साथ उनके अनुभव। वे सोवियत सैनिकों के साथ उनके यौन संबंधों के बारे में गपशप करते हैं और यहाँ तक कि फिनिश लाइन के लिए रूसी की तरह उनका मजाक भी उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद जर्मनी के तोपखाने के जनरल ने घोषणा की कि अडोल्फ हिटलर ने अकल्पनीय अपराध किया है। इसका मतलब है कि जर्मनी युद्ध हार गया है। उसने शेष सभी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, क्योंकि कोई भी प्रतिरोध व्यर्थ होगा। ये खबर सोवियत सैनिकों के लिए खुशी लाती है, जो फिर अपने राष्ट्रगान के साथ सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर मित्रवत समूह रूसी नागरिक उपहार और भोजन के साथ नागरिक अपार्टमेंट में लौटते हैं। मेजर आंद्रे शांतिपूर्ण माहौल बनाते हुए पियानो पर एक सुखद धुन बजाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह एनोना से मिलने उसके शयन कक्ष में जाते हैं और उनके बीच कुछ निजी बातचीत होती है। यह इस समय है वह उसके लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और उसे अपने साथ रूस चलने के लिए कहता है।
वह स्पष्ट रूप से झिझक रही है, लेकिन वह अभी उसे जवाब नहीं देने का विकल्प चुनती है। इस बीच एक नशे में धुत सैनिक पेंट हाउस तक जाता है और युवा जर्मन को ये देखकर दिव्य लड़की पर जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है। सैनिक ने खुद को प्रकट किया और नशे में धुत व्यक्ति पर गोली चला दी। हालांकि वह गोली चूक गया और परिणामस्वरूप दोनों के बीच एक शारीरिक विवाद शुरू हो गया, जिसके तुरंत बाद सोवियत सैनिक ने लड़के को ऊपरी मंजिल से फेंक दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। ये हंगामा सभी को सचेत कर देता है। सीढ़ी पर इकट्ठा होकर आकाशीय लड़की हिटलर के प्रति निष्ठा की शपथ लेती है, जिसके कारण उसे तुरंत मार दिया जाता है। फिर सैनिकों ने पेंट हाउस के मालिक को जानने की मांग की और एनोना ने स्वीकार किया कि यह उसका है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट एंड्रोव ने मेजर से उसे दंडित करने के लिए कहा, लेकिन बाद वाले ने इनकार कर दिया। लेफ्टिनेंट ने अधिकारियों को घटना की रिपोर्ट करने की धमकी दी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेयर एनोना के लिए सभी परिणाम भुगतने के लिए तैयार थे, जिसके बाद सैनिकों ने अपना हंगामा जारी रखा, जबकि मेजर आंद्रे स्पष्ट रूप से तंग आ गए थे। कुछ समय बाद वह एनोनिमा कमरे में वापस आ गए, जहां वह थी वर्तमान में एएनएल में सेवारत है। आश्चर्य की बात है कि मेजर एएनएल को छोड़ने का आदेश देने के अलावा और कुछ नहीं करता है। इसके बाद वह सभी निवासियों को हिटलर की मौत का जश्न मनाने के लिए लिविंग रूम में इकट्ठा होने के लिए मजबूर करता है। शराब पीकर गाना गाता है और नाचता है। पार्टी जल्द ही बढ़ जाती है और अंततः पार्टी के बाद हर कोई आनंद लेना शुरू कर देता है। मेजर आंद्रे ने एनोनिमा से निजी तौर पर बात करते हुए एक बार फिर उसे अपने जीवन साथी के रूप में रूस आने का आग्रह किया, हालांकि उसे यह कहते हुए मना करने के लिए मजबूर किया गया कि उसका अभी भी एक पति है जो जल्द ही घर आएगा। उसका इनकार सुनकर वह जाने की तैयारी करता है, लेकिन वह रुक जाती है। वह उसे चूमती है और पूरी भावना के साथ उसे चूमती है। इसके बाद दोनों एक रात एक साथ बिताते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एनोनिमा के मन में भी आंद्रे के लिए सच्ची भावनाएं हैं। अगले दिन वह अपने पड़ोसी इल्सा हल्क से मिलने जाती है, लेकिन उसे एक हृदय विदारक दृश्य का सामना करना पड़ता है जो इल्सा के सेवानिवृत्त सैन्यपति ने किया था। युद्ध में अपनी हार के कारण अकल्पनीय संभावना, एनोना फिर इल्सा को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ साबित होते हैं। इसके बाद एनोना एक साइकिल पकड़ती है और मदद मांगने के लिए मेजर आंद्रे की तलाश में जाती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आती है। वह अपने अपार्टमेंट में लेफ्टिनेंट एंड्रोपोव को अपने पति गर्ड के साथ उसका इंतजार करते हुए देखकर हैरान हो गई। लेफ्टिनेंट ने उसे मेजर आंद्रे का एक नोट दिया, जिसमें बताया गया कि लेफ्टिनेंट के जाने के बाद पिछली घटना के कारण उसे एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित किया जाने वाला है। अनामिका उसके प्रति स्पष्ट रूप से परेशान होना चाहती है। वह समझाने की कोशिश करती है कि वह अपार्टमेंट में अकेली नहीं रहती है। वह उसे अपनी डायरी भी देती है और उसे उन सभी पीड़ाओं के बारे में पढ़ने के लिए कहती है जो उसने सोवियत संघ के बर्लिन पर आक्रमण के बाद से झेली है। उसे उम्मीद है कि गर्द उसे समझ जाएगी वह उस समय जिस स्थिति में थी, लेकिन वह इतनी निराश है कि वह उसे एक घृणित महिला के रूप में संदर्भित करता है। इसके बाद एनोनिमा आखिरी बार मेजर आंद्रे से मिलने के लिए सैन्य शिविर में जाती है। हालांकि वह उसके जाने से दुखी है। वह उसकी रक्षा करने के लिए आभार व्यक्त करती है और अलग होने से पहले उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे की भलाई की कामना करते हैं। फिर एनोनिमा घर लौटती है और देखती है कि उसका पति अपार्टमेंट में उत्पात मचा रहा है, लेकिन अराजकता के बावजूद वह कुछ दिनों के बाद हस्तक्षेप का एक शब्द भी बोलने से बचती है। गर्ड उसे सूचित किए बिना जगह छोड़ देता है। गुमनामी बताती है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ गया था या क्या वह कभी उसके पास वापस आएगा या नहीं। अंतिम दृश्य में ये पता चला है कि जब उसकी डायरी शुरू में जर्मनी में वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी तो उसे आक्रोशपूर्ण अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। अपने समकालीनों की अवमानना से स्तब्ध लेखिका ने जर्मन महिलाओं के लिए अपमानजनक करार दिया और अपनी मृत्यु तक किसी भी अन्य संस्करण को प्रकाशित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनके निधन के बाद भी उनका नाम एक गुप्त रहस्य बना रहा। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें। चैनल की मदद करने के लिए सूचनाएं और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।